बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज के लेक्चर में हम आगाज़ करेंगे ख़ुद तशख़ीसी सरगर्मियों से, और आज के लेक्चर में हम पहली 2 सरगर्मियों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। पहली सरगर्मी है 1.1। पहला सवाल है, केमिस्ट्री की किस शाख में गैसेस और मायात के तर्ज़ अमल का मुतालिया किया जाता है। हमने उस शाख का नाम बताना है जिसके अंदर गैस, माया ये किस तरह से अपना रवैया ज़ाहिर करती हैं, इनके बारे में इल्म हासिल किया जाता है। तो हमने बाब नंबर 1 के आगाज़ में केमिस्ट्री की मुख्तलिफ़ शाखें पढ़ी हैं। उसके अंदर हमने एक शाख पढ़ी थी फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी कंपाउंड के, चाहे वो गैसी हालत में हो, चाहे वो माया की हालत के अंदर हो, हम उसके तर्ज़ अमल का मुतालिया करते हैं कि ये कंपाउंड, इनकी ज़ाहरी ख़ुसूसियात किस तरह की होती हैं और किस तरह से ये कंपाउंड हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। बड़ी तफ़सील के साथ हमने ये पढ़ा था। तो गैसेस और मायात के तर्ज़ अमल को समझने वाली केमिस्ट्री की शाख को हम क्या नाम देते हैं? फ़िज़िकल केमिस्ट्री। तो हमने सिर्फ शाख का नाम बताना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जवाब के तौर पर फ़िज़िकल केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम गैसेस और मायात के तर्ज़ अमल का मुतालिया करते हैं। दूसरा सवाल है, बायोकेमिस्ट्री की तारीफ़ करें। हमने ये तारीफ़ पहले भी पढ़ी हुई है, बड़ी तफसील के साथ पढ़ी हुई है बाब के अंदर भी। यहाँ भी मैं ये तारीफ़ आपके सामने लिखता चलूँ। बायोकेमिस्ट्री 2 अल्फाजों का मजमू है। अगर आप गौर से देखें तो बायो और केमिस्ट्री, जब बायो की बात आती है तो हमारे जहन में ज़िंदा अजसाम आते हैं, और जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे जहन में मादा, उसके रिएक्शन, उसकी तरकीब, उसकी खसूसियात, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हमारा जिस्म भी एक मादा ही है, मादा की ही किस्म है। हमारे जिस्म के अंदर भी ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो इंसानी जिस्म के अंदर जितने भी तरह के कंपाउंड होते हैं, उनके जो भी कीमियाई तामुलात होते हैं, उनके मुताले को बायो केमिस्ट्री का नाम दिया जाता है। तो मैं लिखूँगा केमिस्ट्री की वो शाख जो जानदार अजसाम में पाए जाने वाले कंपाउंड्स और उनके कीमियाई अवामिल का मुतालिया करती है, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। जानदार अजसाम के अंदर जितनी भी तरह के कंपाउंड पाए जाते हैं, अगर मैं उन कंपाउंड की बात करूं तो हमारे जिस्म के अंदर हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा बात करूं तो लिपिड्स, जिनको हम अरोगनियात कहते हैं, वो भी हमारे जिस्म का हिस्सा होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स होंगी या लिपिड्स वगैरह हो गए, तो ये सारे इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स हैं। अब ये किस चीज़ के मिलने से बने हैं, इनकी खसूसियात क्या हैं, जिस्म के अंदर किस तरह के रिएक्शन ये देते हैं, इन तमाम चीज़ों का मुतालिया केमिस्ट्री की जिस शाख में करते हैं वो शाख बायो केमिस्ट्री कहलाती है। तीसरा सवाल है, केमिस्ट्री की कौन सी शाख पेंट्स और कागज़ की तैयारी से मुतल्लिक है? तो केमिस्ट्री की वो शाख जो मुख्तलिफ़ चीज़ों की तैयारी से मुतल्लिक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर करते हैं। इंडस्ट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ इंडस्ट्री लगाते हैं, मुख्तलिफ़ सनतें लगाते हैं, जहाँ पर हम ये तमाम चीज़ों की तैयारी करते हैं, तमाम चीज़ों को हासिल करते हैं, बनाते हैं, फिर मार्केट के अंदर बेचने के लिए इनको भेजा जाता है। तो खैर, चूँकि केमिस्ट्री की
ये तमाम तरह की कंपाउंड्स की तैयारी हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर करते हैं, तो लिहाजा उसी मुनासबत से उस शाख को क्या नाम दिया जाता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का नाम दिया जाता है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें ये मुख्तलिफ़ तरह के कंपाउंड की तैयारी की जाती है, अशिया की तैयारी की जाती है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। आगे है सवाल नंबर 4, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के मेटाबॉलिक रिएक्शंस, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के मेटाबॉलिक रिएक्शन का मुतालिया करने के लिए केमिस्ट्री की कौन सी शाख का मुतालिया किया जाता है। तो अभी आप सवाल नंबर 2 के अंदर भी पढ़ के आए हैं कि केमिस्ट्री की वो शाख जो जानदार अजसाम में पाए जाने वाले कंपाउंड और इनके कीमियाई अवामल का मुतालिया करती है, ये बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। और वो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड वगैरह थे। तो यहाँ भी वो पूछ रहा है कि अगर ये वाले कंपाउंड के हम रिएक्शंस पढ़ना चाहते हैं तो कौन सी शाख की मदद से पढ़ सकते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री की मदद से। तो बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम इन तमाम कंपाउंड्स और इनके होने वाले कीमियाई तामलात का मुतालिया करती हैं। 5वें नंबर पर है, केमिस्ट्री की कौन सी शाख एटम्स की एनर्जी और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके इस्तेमाल पर मबनी है। केमिस्ट्री की कौन सी शाख एटम्स की एनर्जी और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके इस्तेमाल पर। जब हम एटम के हवाले से बात करते हैं, एटम के लिहाज से बात करते हैं, तो हमारे जहन में न्यूक्लियर केमिस्ट्री ही आता है, क्योंकि किसी भी एटम में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनका किसी न किसी हद तक जिम्मेदार न्यूक्लियस भी होता है कुछ ख़ास किस्म के रिएक्शन के अंदर, और उन्हीं रिएक्शंस के ज़रिए ऐसी एनर्जी निकलती है जिनको हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री दुरुस्त जवाब है, तो मैं यहाँ पे न्यूक्लियर केमिस्ट्री लिखूँगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम एटम्स की एनर्जी का क्या किरदार है और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके इस्तेमाल किस तरह के हैं, इन तमाम बातों का इल्म हासिल करते हैं। 6ठा सवाल है, केमिस्ट्री की कौन सी शाख का ताल्लुक कुदरती तौर पर पाए जाने वाले मालिक्यूल की साख्त और इनके ख़वास से है। कौन से? कुदरती तौर पर। कुदरती तौर पर जो पाए जाते हैं, हम उन मालिक्यूल्स को इंसानी जिस्म के लिहाज से ही बात करते हैं। इंसानी जिस्म से मुराद कोई भी जानदार ज़िंदगी, अगर हम उनके अजसाम को देखें कि उनमें कौन कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं, तो उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सारे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। तो असल में कुदरती तौर पर किसी भी ज़िंदा चीज़ के अंदर यही चूँकि कंपाउंड पाए जाते हैं और इन कंपाउंड के मुताले को हम बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। तो हमने यहाँ भी जो जवाब है वो कौन सा लिखेंगे? बायोकेमिस्ट्री। इसी शाख के अंदर हम इन तमाम कंपाउंड्स का मुताला करते हैं जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, उनके रिएक्शन, उनके स्ट्रक्चर, उनकी ख़वास ये किस तरह के होंगे, सारे बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम ये इल्म हासिल करते हैं। आगे सरगर्मी 1.2 है, उसका पहला सवाल है कि क्या आप मंदरजा इल्म से मिक्सचर, एलिमेंट और कंपाउंड को अलग अलग कर सकते हैं। ये कुछ हमें मिसालें दी हुई हैं। कोका कोला है, पेट्रोलियम है, शुगर है, खाने का नमक है, खून है, बारूद है, यूरन है, एलुमिनियम है, सिलिकॉन है, टिन है, आइसक्रीम। हमने बताना है कि इसमें से मिक्सचर कौन है, एलिमेंट कौन कौन सी चीज़ है और कंपाउंड कौन। तो मैं 3 हिस्सों के अंदर तकसीम कर देता हूँ अपने इस सवाल को। मैं पहले नंबर पर बताता हूँ कि इसमें मिक्सचर के तौर पर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, मिक्सचर के तौर पर। फिर मैं बताता हूँ कि इनमें एलिमेंट कौन कौन सा मौजूद है, और तीसरे नंबर पर मैं बताऊंगा कि इसके अंदर कंपाउंड के तौर पर कौन कौन सी अशिया मौजूद है। तो मिक्सचर चूँकि 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट के मिलने का नाम है, 2 या 2 से ज़्यादा अज्जा बगैर किसी निस्बत के, बिलहाज मास, बगैर किसी ख़ास निस्बत के जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से मिक्सचर वजूद में आता है जिसका कोई ख़ास कीमियाई फार्मूला नहीं होता। अगर मैं बात करूँ कोका कोला, तो ये एक मिक्सचर है। तो मिक्सचर के अंदर मैं लिखूँगा इसमें मुख्तलिफ, इसमें हमारा एसिड भी मौजूद होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है, इसके अंदर पानी भी मौजूद, मतलब ये मुख्तलिफ चीज़ों का एक मिक्सचर है। तो कोका कोला मिक्सचर के अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद
पेट्रोलियम। पेट्रोलियम असल में बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मजमू है, लिहाजा चूँकि एक से ज़्यादा कंपाउंड का मजमू है तो इस वजह से ये भी मिक्सचर ही कहलाएगा। अगर मैं बात करूँ खून की, तो खून भी मिक्सचर है, इसमें प्रोटीन्स भी होती हैं और बहुत से साल्ट वगैरह भी पाए जाते हैं। इसी तरह से बारूद की बात करें तो ये भी एक मिक्सचर है मुख्तलिफ अज्जा का। यूरिन की बात करें तो ये भी मुख्तलिफ चीज़ों का मिक्सचर है। तो ये आइसक्रीम की बात करें तो आइसक्रीम भी एक से ज़्यादा अज्जा का मिक्सचर है। तो ये सारी चीज़ें मिक्सचर है। एलिमेंट, जो एक ही तरह के एटम्स के मिलने से जो शय बनती है वो एलिमेंट कहलाती है। देखते हैं एलिमेंट कौन कौन सा है। तो अगर हम बात करें एल्युमिनियम, सिलिकॉन, टिन, तो ये तीनों एलिमेंट्स हैं। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si और टिन Sn, ये सारे एलिमेंट्स की मिसालें हैं। अगर इनमें से जो बाकी चीज़ें बची हैं वो कंपाउंड है, जैसे कि शुगर एक कंपाउंड है, एक कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक मिक्सचर है, मतलब इनके एक ख़ास निस्बत के मिलने से वजूद में आता है, तो ये कंपाउंड। खाने का नमक, जिसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, तो ये भी एक कंपाउंड है, खाने का नमक। इस तरह से अगर हम बात करें इसके अलावा, तो और मज़ीद कोई भी चीज़ नहीं है ऐसी जो बच गई हो। बाकी कोका कोला, आइसक्रीम, पेट्रोलियम, खून, बारूद, यूरिन, ये सारे क्या थे, ये सारे मिक्सचर थे और ये दोनों क्या हैं, कंपाउंड है। और बाकी एल्युमिनियम, सिलिकॉन, टिन, ये तीन क्या थे, एलिमेंट। तो मैं अगर शुगर का यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं तो 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन के मिलने से शुगर का मालिक्यूल बनता है। जबकि खाने के नमक की बात करें तो सोडियम और क्लोराइड आयन, इन दोनों के मिलने से सोडियम क्लोराइड यानी कि खाने का नमक बनता है। दूसरा सवाल है, आप इस बात को किस तरह से साबित करेंगे कि हवा एक होमोजीनियस मिक्सचर है। हमने इसमें मौजूद अशिया के नाम भी बताने हैं। सबसे पहले तो हमने इस बात को साबित करना है कि हवा एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर की तारीफ हमें पता होनी चाहिए कि ऐसा मिक्सचर जिनको बनाने वाले अज्जा की तरकीब हर जगह पे यकसां हो। तो चूँकि हवा को बनाने वाले अज्जा हर जगह यकसां रहते हैं, इसलिए ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ये तुमने पहली बात कि कैसे कह सकते हैं कि होमोजीनियस है, क्योंकि इसको बनाने वाले जितने भी अज्जा हैं वो हर जगह पे एक जैसे ही रहेंगे, इसलिए ये कौन सा मिक्सचर है, एक होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखते हैं कि कौन कौन सी अशिया पाई जाती हैं हवा के अंदर। यानी कि मैं लिखना चाहता हूँ हवा की तरकीब या हवा की कंपोजिशन, कि इसके अंदर कौन कौन सी अशिया मौजूद होती हैं। तो हवा के अंदर सबसे ज़्यादा मिकदार के साथ नाइट्रोजन मौजूद है। नाइट्रोजन के अलावा इसमें दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन से हटकर इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा इसमें नोबल गैसेस भी मौजूद होती हैं। नोबल गैसेस भी पाई जाती हैं
नोबल गैसेस के अलावा इनमें हाइड्रोजन भी मौजूद होती है। तो ये सारे कंपोनेंट हैं, अज्जा हैं जिनके मिलने से हवा बनती है। नोबल गैस में ज़्यादातर कौन सी गैसें पाई जाती हैं हवा के अंदर? नोबल गैसेस के अंदर पाई जाती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन वगैरह। ये ज़रा ज़्यादा मिकदार के अंदर नोबल गैसेस मौजूद होती हैं हवा के अंदर, और साथ साथ हाइड्रोजन भी मौजूद होती है। तो ये वो अशिया हैं जिनके, अब इनकी जो मिकदार है वो जिस जगह पे मर्ज़ी चले जाएं, हर जगह पे जहाँ पे हवा मौजूद है इनकी मिकदारें हर जगह पे एक ही जैसी रहेंगी, यकसा रहेंगी, फिक्स रहेंगी। इस वजह से हम कहते हैं कि हवा एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तीसरे नंबर पर तीसरा सवाल है, दर्ज झैल अलामात जिन एलिमेंट्स को जाहिर करती हैं इनके नाम बताने हैं। ये नीचे कुछ ना सिंबल लिखे हुए हैं, आपने बताना है कि कौन सा सिंबल किस एलिमेंट के लिए है। जैसे कि पहले नंबर पर ये Bi, ये जाहिर करता है किसको? बिस्मिथ को। दूसरे नंबर पर है Br, ये जाहिर करता है किसको? ब्रोमीन को। तीसरे नंबर पर है Ba, ये Ba जाहिर करता है बेरियम को। चौथे नंबर पर है Na, ये जाहिर करता है किसको? सोडियम को। फिर है Sn, ये जाहिर करता है टिन को। फिर है W, ये जाहिर करता है टंगस्टन को। फिर है CO, ये जाहिर करता है कोबाल्ट को। फिर है Ni, ये जाहिर करता है निकल को। फिर है Fe, ये जाहिर करता है आयरन को। उसके बाद Au, ये जाहिर करता है गोल्ड को। और Hg, ये जाहिर करता है मरकरी को। ये मुख्तलिफ सिंबल जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ एलिमेंट तो ऐसे हैं जिनके नाम का आगाज़ उनके सिंबल से ही हो रहा है, लेकिन कुछ के लिए ज़रा नाम मुख्तलिफ है। जैसे सोडियम लिखने में अगर हम लिखें तो ऐसे लगता है कि इसको एस से शुरू होना चाहिए, सोडियम एस से शुरू होना, लेकिन शुरू कहाँ से हो रहा है? Na से। तो असल में इसका जो असल लतीनी लफ्ज़ है वो नेट्रियम होता है, लेकिन आम इंग्लिश अल्फाज इतने ज़्यादा जो है वो मशहूर हो जाते हैं कि फिर उनके नाम से ही सिंबल भी रखा जाता है। तो सोडियम नाम ज़्यादा मशहूर है तो सोडियम ही हम इसका नाम लेते हैं। इसी तरह से अगर आप W देखें तो इसका जो असली लतीनी लफ्ज़ है वो कुछ और है, लेकिन यहाँ पे टंगस्टन ये इसका आम नाम है। इस तरह से अगर आप Sn को देखें तो इसका असली जो लतीनी लफ्ज़ है वो कुछ और है, यहाँ पे हम इसको टिन से ज़ाहिर करते हैं। तो खैर अमूमी तौर पर इन एलिमेंट्स को इन्हीं सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है। चौथे नंबर पर सवाल है कि रूम टेम्परेचर पर एक ठोस, एक माया और एक गैसी हालत में पाए जाने वाले एलिमेंट के नाम बताने हैं। मतलब 3 हालतें हमारे सामने लिखी हुई हैं, कौन कौन सी? एक है ठोस, एक है माया और एक है गैस। हमने एक एक एलिमेंट का नाम बताना है जो रूम टेम्परेचर पर अपनी इसी हालत में पाया जाता है। मतलब अगर मैं लिखूं आयरन तो रूम टेम्परेचर पर आयरन कौन सी हालत में होगा? ठोस। अगर मैं लिखूं मरकरी तो ये रूम टेम्परेचर पर कौन सी हालत में होगा? माया। अगर मैं लिखूं ऑक्सीजन तो ये रूम टेम्परेचर पर कौन सी हालत में होगी? गैस की शक्ल में। तो एक एक एलिमेंट बता दिया जो ठोस, माया और गैस हालत में रूम टेम्परेचर पर पाए जाते हैं। सवाल नंबर 5 है कि इन कंपाउंड्स में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? कुछ कंपाउंड बताए हुए हैं, जैसे शुगर है, खाने का नमक है, चूने का पानी है और चाक है। हमने बताना है कि इनमें कौन कौन सा एलिमेंट, अगर मुझे इनके फार्मूले आते हैं तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि इनमें कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है। जैसे शुगर, अगर मैं इसका फार्मूला लिखूँ तो 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन बिलहाज मास खास निस्बत से मिलकर शुगर का मालिक्यूल बनाते हैं।
अगर मैं इसमें देखूं तो आपको 3 एलिमेंट नज़र आ रहे होंगे। कौन कौन से आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। खाने का नमक जिसका फॉर्मूला क्या है? NaCl। अगर मैं इसमें देखूं तो मुझे 2 एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, एक कौन सा? सोडियम और दूसरा कौन सा? क्लोरीन। चूने का पानी, ये असल में बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ये उसका आम नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी। अगर इसमें देखें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, तो कैल्शियम मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है और हाइड्रोजन मौजूद है। ये इन 3 एलिमेंट्स के मिलने से बना है। चौथे नंबर पर है चाक। अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं चाक का, तो असल में कैल्शियम कार्बोनेट को आम जिंदगी में चाक बोला जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में अगर देखें तो 3 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। ये इन 3, तो ये एलिमेंट्स जो हैं इन मुतलका कंपाउंड्स के अंदर पाए जाते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने सरगर्मी नंबर 1 और सरगर्मी नंबर 2 इसको तफसील से समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा। आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।